तो वेलकम टू क्रेक जीके ट्रिक्स। क्रेक जीके ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो क्रेक जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारीख है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर से बनने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूं। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप दूसरों का आंसर देख करके टाइप करिएगा, क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर टाइप करोगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूपेश बघेल ने। तो अभी हाल ही में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है और वो आज 17 दिसंबर को शपथ लेंगे। अच्छा, तो इनसे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम कौन थे? तो आंसर होगा रमन सिंह। अच्छा, तो अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और उनमें नए सीएम बने हैं, तो उन सभी के नाम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। तो मैं आपका एक बार रिवाइज करा देता हूं। एमपी के कमलनाथ, देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, कमलनाथ में पहले बीजेपी थी यानी कि कमल, तो एक कमल गया तो दूसरा कमल आ गया, तो कमलनाथ। राजस्थान में अशोक गहलोत, पहले थी वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे के पहले कौन थे? अशोक गहलोत। मिजोरम, मिजोरम में कौन है? जोरम थंगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो मिजोर, इसमें भी जोर आ रहा है और इनके नाम में भी जोर आ रहा है, तो जोर से जोरम थंगा। तेलंगाना में तो कंटिन्यू बने हुए हैं के चंद्रशेखर राव। छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है भूपेश बघेल। अब ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं तो छत्तीसगढ़ को हम मैप में देखते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़, कैपिटल है रायपुर, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल और सीएम तो यही बन गए हैं भूपेश बघेल। याद रखना, एक बार पूछा गया था कि सुआ डांस किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और अभी करंट की ही न्यूज है कि नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। तो देखो कल भी हमने पढ़ा था कि महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर पार्टी बड़ा पूछ रहा है कि किस पार्टी से हैं, तो याद रखना यूनाइटेड नेशनल पार्टी। अच्छा, आपने ध्यान दिया, मैंने कहा फिर से बन गए हैं, मतलब क्या ये पहले भी थे? तो मैं आपको पूरा घटना चक्र बताता हूं। देखो तारीख याद रखना, 26 अक्टूबर 2018, जब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद हमने 2 दिन पहले ही देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जो मैंने आपको कल बताया। और आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? फिर से रानिल विक्रमसिंघे। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका को मैप में देखते हैं। ये रहा श्रीलंका, कैपिटल है कोलंबो। याद रखना ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है और इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है श्रीलंका की? तो श्रीलंकन रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाल सिरिसेना। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। याद रखना, श्रीलंका का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सिलोन। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 दिसंबर। तो अभी हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और उसी के उपलक्ष्य में यह दिन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो आपको पता है एक विजय दिवस हम और मनाते हैं 26 जुलाई को, तो वो कौन सा विजय दिवस है? तो 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता होगा 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय को सफल बनाकर भारत की भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया था और उसी की याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर अभी आपको इस प्रश्न से याद क्या रखना है, 16 दिसंबर को हमने क्या मनाया? विजय दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, इंपोर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम रिवाइज करेंगे दिसंबर के सभी इंपोर्टेंट डेज को, तो मेरे साथ बोलना। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और उसी दिन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस भी बनाया। और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आएगा विश्व एड्स दिवस तो उसकी थीम आपको बोलनी है, क्या है? नो योर स्टेटस। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और उसी दिन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और उसी दिन इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। और विश्व मृदा दिवस की थीम भी आपको बोलनी होती है, क्या है? बी द सॉइल
टू सॉइल पोल्यूशन। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, और उसी दिन हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने मनाया पनडुब्बी दिवस, सबमरीन डे। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 10 दिसंबर वाला मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, और उसकी थीम भी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और उसकी थीम क्या थी? माउंटेन्स मैटर। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और अब 16 दिसंबर को हमने मनाया विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं विजय दिवस। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एनआरटीआई देश को समर्पित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय ने। अब आपको ये एनआरटीआई ही समझ में नहीं आया होगा, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए। एनआरटीआई मतलब नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो ये है भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और अब इसे हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने देश को समर्पित कर दिया है। और इसी के साथ हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन लोहानी को इस इंस्टीट्यूट का पहला वाइस चांसलर बनाया गया है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में इस प्रकार का ये पहला इंस्टीट्यूट है, और वर्ल्ड में रशिया और चाइना के बाद इस प्रकार का ये तीसरा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो रेलवे मंत्रालय की बात हुई है, तो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अब भी बताया है, कौन है? पीयूष गोयल। हमारे प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर होगा जॉन मथाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो आंसर होगा ममता बनर्जी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा लोहानी। अच्छा, बात हुई है रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा 1905 में। एक बार एक प्रश्न पूछा गया एसएससी 2012 में, रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर कहां होता है? तो आंसर होगा पेरम्बूर सिटी तमिलनाडु और कपूरथला पंजाब में। लेकिन पता है जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो पेरम्बूर सिटी तमिलनाडु ही था, लेकिन आपको दोनों याद होने चाहिए। और एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक बार, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? तो आंसर होगा 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। अच्छा, रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे गेज कहते हैं, और वर्तमान में हमारे पास इस तरह के 3 गेज हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। और इनकी दूरी क्या है? नैरो गेज की दूरी होती है मतलब 2 फुट 6 इंच, मीटर गेज 3 फुट 3 इंच, और ब्रॉड गेज मतलब 5 फुट 6 इंच। आपने रेलवे में कई बार सफर किया होगा, टिकट खरीदा होगा, एग्जाम भी दिया होगा। क्या आपको रेलवे का स्लोगन पता है? तो रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अच्छा, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, तो इंजीनियर श्रीधरन को। और जब भी रेलवे की बात आ गई तो आईआरसीटीसी को कैसे भूल सकते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इस प्रश्न से इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप 2020 की मेजबानी किसे मिली है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान को। तो सितंबर 2020 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिली है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो ये एशिया कप पाकिस्तान में कराए, या फिर यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में करा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 के एशिया कप की मेजबानी भारत को मिली थी, पर दोनों देशों के खराब संबंधों के कारण इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वही पंगा फिर उठ रहा है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान से कहा कि वो भी अपने आयोजन स्थल में बदलाव करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि वो मैच को पाकिस्तान में कराए या यूएई में। जब वो कराएगा मैं आपको बता दूंगा अगर वीडियो बनाता रहा तो। अब पाकिस्तान को एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है, तो पाकिस्तान को आप मैप में देखिए, ये रहा पाकिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और इसके नए राष्ट्रपति अभी सितंबर में ही बने थे, और कौन से नंबर के थे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, 13वें नंबर के। कौन थे? आरिफ अलवी। और प्रधानमंत्री भी नए हैं, कौन है? क्रिकेटर इमरान खान है। अब याद रखना, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। उसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम भी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, लियाकत अली खान। और पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा कराची है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जो अभी बने हैं, कौन है? इमरान खान। वो किस पार्टी के हैं? ये एक बार रेलवे में पूछा गया, तो आंसर होगा पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। उसी के अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती है, तो आंसर होगा 2। पहले ये पता हो 2, फिर उनके नाम भी क्या है? समझौता और थार एक्सप्रेस। जो पाकिस्तान का नाम है ना पाकिस्तान, वो सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आंसर होगा चौधरी रहमत अली। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेडिकल उपकरणों पर चौथे WHO ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। तो अभी हाल ही में 3 दिवसीय 4th WHO ग्लोबल फोरम ऑन मेडिकल डिवाइसेस, जिसकी थीम थी इंक्रीजेस एक्सेस टू मेडिकल डिवाइसेस, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है जब WHO ग्लोबल
फोरम ऑन मेडिकल डिवाइसेस भारत में आयोजित हुआ। तो सबसे पहले ग्लोबल फोरम 2010 में बैंकॉक में हुआ था, उसके बाद 2013 में दूसरा वाला जेनेवा में हुआ, 2017 में तीसरा वाला जेनेवा में, और अब 2018 में चौथा वाला भारत में हुआ। इसी के साथ WHO की यहाँ बात हुई है, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अडानोम। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोस्ट गार्ड यानी कि तट रक्षक ने ऑपरेशन ओलिव कहां पे लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। तो अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओडिशा में गहिरमाथा समुद्र अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऑपरेशन ओलिव है क्या। तो ओलिव एक कछुए की समुद्री प्रजाति है। तो प्रजनन के समय इस प्रजाति के कछुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इन लुप्तप्राय कछुओं की रक्षा के लिए ये ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया गया है, जिसमें होगा क्या? जो हमारे अत्याधुनिक तट रक्षक जहाज हैं यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है, पूरे समय तट रेखा पर नजर बनाए रखेंगे। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा को आप मैप में देखिए, ये रहा उड़ीसा। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, और सीएम नवीन पटनायक हैं। ये तो सबको पता है। क्या आपको पता है? अच्छा, अभी अभी की करंट की न्यूज बताता हूं। उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था, और याद रखना ये इसका 7वां सफल परीक्षण था। कौन सा था? 7वां सफल परीक्षण था। इसके अलावा ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? ये कई बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा कोणार्क सन टेम्पल को, जो उड़ीसा में है। और याद रखना आपका जो 10 रुपए वाला नया नोट है उसके पीछे इसी का चित्र अंकित है, कोणार्क सन टेम्पल का। उसके अलावा हीराकुंड डैम कहां पर है और किस नदी पे बना हुआ है? तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में ये पूछा गया कि ये कहां पर है। तो ये उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है, और भारत का सबसे लंबा डैम भी हीराकुंड डैम ही है। उसके अलावा बाराबत्ती स्टेडियम, एसबीआई क्लर्क 25 जून 2016 को उसमें पूछा गया बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर है? तो कटक उड़ीसा में है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे ये बसा हुआ है। और करंट की न्यूज है कि झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। उसी के अलावा बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है, वो उड़ीसा में है। तटीय झील मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझे जिसमें से समुद्र का पानी अंदर आ जा सकता है, उसे कहते हैं तटीय झील। उड़ीसा का प्राचीन नाम पता है आपको? तो उसका नाम है कलिंग, और इसी से याद रखना कि उड़ीसा में है कलिंगा स्टेडियम, जहां पे अभी हॉकी वर्ल्ड कप 2018 खेले जा रहे थे, जिसका रिजल्ट आ गया और उसमें बेल्जियम विनर रहा नीदरलैंड को हरा करके। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉयल स्टेक को। तो अभी हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रॉयल स्टेक को अगले 5 वर्षों के लिए अपना ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में शामिल किया है। अब आईसीसी की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, यूएई में। इसके चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर है। और याद रखना आईसीसी के पहले स्वतंत्र यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन है ये आईसीसी के। उसके अलावा सीईओ का नाम क्या है? डेविड रिचर्डसन। प्रेसिडेंट कौन है? जहीर अब्बास। पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अब आईसीसी में प्रेसिडेंट का पद खत्म कर दिया गया है। तो फिर मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आईसीसी के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहीर अब्बास थे। और अभी याद रखना करंट का नवंबर का ही न्यूज है कि 5th इंडियन कौन? राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रा स्फीति कितने प्रतिशत रही है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4.64%। तो मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर 2018 में 5.28% थी, जो नवंबर में 4.64% हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? तो खाद्य वस्तुओं और विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में जो कमी आई है उसके कारण थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2018 में 3 महीने के निचले स्तर पर गिरकर कितनी? 4.64% हो गई है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 सांसदों को। तो अभी हाल ही में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करने के लिए 8 सांसदों को सम्मानित किया गया है, और जिसमें से सांसद शरद पवार और मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और उसी के साथ गुलाम नबी आजाद और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। अच्छा, तो इन्हें ये जो सम्मानित है वो किसके द्वारा किया गया?
तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी याद रखना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऋण 184 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF के अनुसार वैश्विक ऋण यानी कि ग्लोबल डेब्ट 184 ट्रिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अच्छा, तो दुनिया के शीर्ष यानी कि टॉप 3 उधारकर्ता देश कौन से हैं? तो पहले है USA, दूसरे पे है चाइना और तीसरा है जापान। अब बात हुई है IMF की, तो IMF की स्थापना हुई थी 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और CEO कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2016-17 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी किसने जीती है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाटा स्टील ने। तो लगातार चौथी बार टाटा स्टील ने ये ट्रॉफी जीती है। तो स्टील के फील्ड में लगातार अच्छा काम करने के लिए टाटा स्टील ने ये चौथी बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने खाली कंटेनर के परिवहन पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25%। तो अभी हाल ही में रेलवे ने खाली कंटेनरों के परिवहन में 25% की छूट दी है। अच्छा, तो आपको पता है बंदरगाहों पर कंटेनर लोड होते हैं, तो बंदरगाहों तक कंटेनर को पहुंचाने के लिए रेलवे ने 25% छूट दी है, ताकि रेलवे के थ्रू उन कंटेनरों को पहुंचाया जाए, ताकि रेलवे की भी उससे रेवेन्यू बन सके। और रेलवे के बारे में हम देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने IFFK में स्वर्ण चक्रम पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डार्क रूम। तो सबसे पहले IFFK का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरला। तो केरल में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरल के 23वें संस्करण में ईरानी फिल्म डार्क रूम ने स्वर्ण चक्रम पुरस्कार जीता है। अब डार्क रूम फिल्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस फिल्म में बच्चे को दुर्व्यवहारियों की पहचान कैसे कराई जाए, उसके लिए उस लड़के के माता पिता जो प्रयास करते हैं, उनके ऊपर यह फिल्म है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि इस फिल्म ने स्वर्ण चक्रम पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्फोटक जांच पर पहली कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे में। तो अभी हाल ही में पुणे में विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओबोपे ने फेडरल बैंक और किसके साथ साझेदारी की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड के साथ। तो ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है ओबोपे, उसने फेडरल बैंक और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करके एक नए प्री पेमेंट उपकरण की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। तो आपको इस प्रश्न से केवल याद क्या रखना है, ओबोपे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो मास्टर कार्ड और फेडरल बैंक के साथ। अब हम लास्ट वीडियो के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में लेपा रादा अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 24वां जिला। सबने इसका आंसर सही दिया, लेकिन एक आध जने थे उन्होंने इसका आंसर दिया कि 23वां जिला। तो मैं आपको बता दूं, 23वां नहीं है, 24वां है। 23वां भी नया ही जिला बना था, शियोमी उसका नाम है, लेकिन ये कौन सा था? लेपा रादा। उसके एक दिन बाद बना था ये। और मैंने आपको कई बार बताया है, अरुणाचल प्रदेश की जब भी बात हुई है कि यहाँ पे 3 नए जिलों को बनाने के लिए बिल पारित हुआ था अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में, जिसमें से 2 तो बन गए, शियोमी जो 23वां है और लेपा रादा जो 24वां है। अब एक और बनना बाकी है, पक्के केसांग, और इस तरह से वहां पे 25 जिले हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा देश ओपेक से अलग होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, कतर। आप सभी ने इन दोनों के आंसर बिल्कुल सही दिए और आंसर लिख के दिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आज की क्विज की बात करते हैं। अब जो इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, मैं डेली 2 प्रश्न पूछता हूं। एक होता है पिछले दिन की न्यूज का और एक होता है पिछले 30 दिनों में से कहीं से भी एक रैंडमली प्रश्न पूछता हूं। ऐसा किस लिए? ताकि हमें पता रहे कि पुराना हम भूलते तो नहीं जा रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में 3-4 महीने का आने वाला है। मैं तो फिर भी 30 दिनों का पूछ रहा हूं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, वहां जाकर के आपको इसे टाइप करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IAAF के अनुसार 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, दोनों के आपको आंसर वहां पे टाइप करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा इसे शेयर करके। आप इसे डेली अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने एक फ्रेंड को, एक ग्रुप को जरूर इसे शेयर किया करो, उससे मेरी मदद होगी, व्यूज बढ़ेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेग जीके ट्रिक्स।